हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा, नया चैप्टर होगा, डेट इज कॉल्ड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितना पीछे सेक्शन पसंद आया था। तो आपकी हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर आपका हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करता है। सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी को हाथ जोड़कर विनम्र भाव से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह अपने वीडियो सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा क्या करते हैं जी, 4 लाइनों से शुरुआत करते हैं। तो आज फिर से हम वही 4 लाइनें आपके लिए फिर से लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें भी बेहद पसंद आएंगी। ध्यान से सुनना है। शादीशुदा लोगों के ऊपर ये सवाल है, या कह सकते हो ये जोक है कि किसी भी व्यक्ति की शादी कब हो जाती है। तो आपको ध्यान से सुनना है। जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही व्यक्ति की शादी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ बेहद पसंद आया होगा ये कंटेंट। अगर पाप का घड़ा भर जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और अब लगे मान लो किसी व्यक्ति की खुशियों का घड़ा भर गया तो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की ओर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नाम जो चैप्टर का है वो किस आधार पे दिया गया है। बिल्कुल बेसिक सेक्शन होगा आज, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज बिल्कुल बेसिक सेक्शन होगा। कार्बन है क्या, कहाँ कहाँ कार्बन मिलेगा, इसके बारे में जर्नल इंट्रोडक्शन होगा आज सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले जो कार्बन होता है उसका जो सिंबल होता है उसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को केमिस्ट्री में Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? Z से। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। सही है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 4। छोटी छोटी और अहम बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इस चैप्टर में आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। भरा कैसे था? आपने एक मैजिक नंबर पढ़ा था, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो मैं कह सकता हूं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, इसका जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। अगर मैं इसकी सेल्स की बात करूं तो K सेल, L सेल, M सेल ऐसे रही होगी। तो 6 के टुकड़े कर लेता हूं। कैसे? 2 और 4। इनके आधार पे मैं कह सकता हूं कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे? 4 रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये कि कार्बन जो है हमारी दिनचर्या, डे टू डे लाइफ के अंदर कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका जो टॉपिक का नाम है डेट इज कोल्ड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो दूसरा पॉइंट है इसमें। वर्सेटाइल का मतलब कार्बन कहां कहां, वर्सेटाइल का मतलब होता है किसी चीज का विस्तार करना। तो कार्बन कहां कहां विस्तार रूप में आपको मिलता हुआ नजर आएगा आपके डे टू डे लाइफ के अंदर। तो ध्यान से सुनना है। कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है, कार्बन जो है, सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी जितनी भी ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए, प्लांट हो, एनिमल हो, लिविंग बींग, जितने भी सिस्टम मौजूद हैं धरती के ऊपर, वो सभी किससे मिलके बने हुए हैं? कार्बन से। तो कह सकता हूँ फिलहाल जो अपना शरीर है वो भी किससे मिलके बना है? कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके बना है। तो कह सकता हूँ जितने भी लिविंग सिस्टम हैं उनके अंदर क्या मौजूद रहा होगा? कार्बन। तो सबसे पहले इन ऑल लिविंग कंपोनेंट, in all living component such as plant, animals, human beings, insect, etc. are made up of कार्बन। किससे मिलके बने होते हैं भाई?
कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो और चाहे क्यों ना ह्यूमन बीइंग हो, सभी किससे मिलके बने हुए हैं, कार्बन से मिलके बने हुए हैं। दूसरा, और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है आपका कार्बन, आपने देखा होगा जितने भी ये लिविंग बीइंग हैं ये अपना क्या तो फूड सिंथेसाइज करते हैं या किसी से फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो फूड जो होता है उसके अंदर भी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है वो भी क्या मौजूद होता है, कार्बन। तो इसका मतलब दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट यूज है, वर्सेटाइल नेचर जो कार्बन का देखने को मिलेगा, कार्बन कहाँ कहाँ मिल सकता है। दूसरा, इन केस ऑफ फूड मटेरियल, इन केस ऑफ फूड मटेरियल carbon is the main constituent element that is present। फूड मटेरियल के केस में भी कार्बन जो है वो अच्छा खासा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है जो किसी भी मटेरियल में मौजूद होगा। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, आपकी धरती पे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, कौन है भाई, कार्बन। कौन है, कार्बन कह सकता हूं। सही है। अब कार्बोहाइड्रेट जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंच जाओगे तो ग्लूकोज के बारे में सुना होगा आपने, C6H12O6 कह सकता हूं। दूसरा, आपकी जो सुक्रोज होती है, चीनी होती है, उसमें भी क्या मौजूद होता है, कार्बन, C12H22O11 कह सकता हूं। ऐसे ही आपकी जो कह सकता हूं जो खाने वाली चीजें हैं उनके अंदर ज्यादातर जो कंपोनेंट मौजूद होते हैं वो यही मौजूद होते हैं। अगला, प्रोटीन। प्रोटीन्स जो होती हैं उसमें भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या मौजूद होता है, आपका कार्बन। ये रहा प्रोटीन्स का फॉर्मूला। इसमें भी देख सकते हो आप मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या मौजूद है, प्रोटीन्स के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या मौजूद है, कार्बन कह सकता हूं। तो आर ग्रुप, आर का मतलब होता है कार्बन की एक लंबी चेन, आर ग्रुप का मतलब क्या होता है, कार्बन की लंबी चेन रही होगी। तो इसके अंदर भी ये जो फूड मटेरियल है इनके अंदर भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या मौजूद रहा होगा, आपका कार्बन मौजूद रहा होगा। ठीक है। इसके बाद और कहां कहां कार्बन मौजूद हो सकता है, इन एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म मतलब एलिमेंट की फॉर्म में। इन एलिमेंटल फॉर्म कार्बन इज प्रेजेंट इन कोक, चारकोल, कोल एंड इन डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफीन, which are precious allotrope of carbon। एलिमेंटल फॉर्म की बात की जाए जिसमें सिर्फ कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसकी अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ होता है। आपने रोड बनाते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा एक पिसा हुआ पाउडर सा जो ब्लैक कलर का होता है, चारकोल। चारकोल देखा होगा रोड बनाते वक्त। आपने जो मशीन्स होती हैं, प्रिंटिंग मशीन, उसके अंदर या फिर प्रिंटिंग मशीन की बात छोड़कर अगर हम बात करें कार्बन पेपर, देखा होगा आपने, जो पेट्रोल पंप के ऊपर लोग क्या करते हैं, फोटोकॉपी के लिए जो कार्बन इस्तेमाल करते हैं, पहले आपने देखा होगा अब तो ब्लू कलर का आता है, उसकी जो कंपोजिशन है, पहले एक ब्लैक पेपर भी आता था, ब्लैक कार्बन भी आता था, तो उसके अंदर भी किसका इस्तेमाल किया जाता था, कार्बन का। डायमंड में भी किसका इस्तेमाल होगा, कार्बन का। ग्रेफाइट में भी किसका इस्तेमाल होगा, कार्बन का। तो इसका मतलब ये एलिमेंटल फॉर्म में भी बहुत सी जगह क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, तो 3 जगह तो ये हो गई जहां मेजरली ये क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। अगर एलिमेंटल फॉर्म में यूज किया जा सकता है तो पक्की बात है ये कंपाउंड फॉर्म में भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन, कार्बन
is also present in compound form also. कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कंपाउंड फॉर्म ऑल्सो। कंपाउंड्स के अंदर भी जो यौगिक बनेंगे उनके अंदर भी किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? कार्बन का। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल आपका ताजमहल किससे मिलके बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। जो मार्बल होती है उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर भी किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? कार्बन का। दिख रहा होगा। दूसरा, बेकिंग सोडा पढ़ा था हमने पीछे, NaHCO3, इसके अंदर भी क्या देखा गया है? कार्बन। वॉशिंग सोडा पढ़ा था हमने, इसके अंदर भी क्या मौजूद है? कार्बन कह सकता हूं। दूसरा, इन केस ऑफ प्लांट के अंदर CO2 जो होती है, आपने देखा होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट के अंदर किसके लिए? फूड फॉर्मेशन के लिए। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो कंपाउंड रहा होगा वो क्या रहा होगा? आपका कार्बन रहा होगा। इन केस ऑफ प्लांट, for the process of photosynthesis, CO2 gas is required। सही है। तो इसका मतलब CO2 गैस के अंदर भी क्या मौजूद होता है? कार्बन मौजूद होता है, कह सकता हूं। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O क्या बनाया होगा उसने अपने लिए? भोजन बनाया होगा, ग्लूकोज बनाया होगा, कह सकता हूं। तो इसका मतलब CO2 जो होती है उसके अंदर भी क्या मौजूद रहा होगा भाई? कार्बन मौजूद रहा होगा। क्या तो कार्बन कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिल रहा है, या फिर कह सकते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है? कार्बन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्बन यही मिलेगा, कार्बन और जगह भी मिल सकता है। आपके जो हार्मोन्स होते हैं शरीर के अंदर, उनके अंदर भी क्या मौजूद होता है? आपका कार्बन मौजूद होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज़ क्या हो चुकी होगी, पूर्ण रूप से क्लियर हो चुकी होगी कि कहां कहां चीज़ें जो हैं वो कार्बन की फॉर्म में क्या हो सकती हैं, पाई जा सकती हैं। अगला, इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो यहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये कि कार्बन जो है वो दो फॉर्म में मिल रहा है, एक एलिमेंटल फॉर्म के अंदर और एक कंपाउंड फॉर्म के अंदर। तो कई बार क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज पूछ लेता है कि एलिमेंटल फॉर्म में ये कितने प्रतिशत मौजूद रहा होगा और किस फॉर्म के अंदर मौजूद रहा होगा। तो ध्यान से देखना है। इन केस ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करें, कहां कहां मिलेगा? इन केस ऑफ अर्थ क्रस्ट, कार्बन आपकी धरती में कहां कहां कार्बन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कितना प्रतिशत? इन केस ऑफ अर्थ क्रस्ट, कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में मिलेगा? अर्थ क्रस्ट के अंदर, धरती के अंदर क्या तो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा, या फिर कौन सी फॉर्म में मिलता हुआ नजर आएगा? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। एंड इज नियरली 0.02% वेट, या फिर 0.02% बाई मास। भाई मान लेता हूं पूरी जो अर्थ क्रस्ट है अगर वो 100 ग्राम की रही होगी, तो उस 100 ग्राम की अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद रहा होगा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, वो कितना प्रतिशत रहा होगा? 0.02 ग्राम के आसपास रहा होगा। टोटल अगर 100 ग्राम है तो उसमें से कार्बन के जो कंपाउंड मौजूद रहे होंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर वो रहे होंगे 0.02 ग्राम। ठीक है जी। अब मान लेता हूं ये तो बात हो गई अर्थ क्रस्ट की। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है जी अर्थ क्रस्ट में 0.02 है, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब आपका गैसियस एनवलप सराउंडिंग द
अर्थ, उस चीज को आप क्या कह सकते हो, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा कितनी मौजूद रही होगी, तो कई बार उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो ध्यान से। इन केस ऑफ एटमॉस्फेयर के केस में, इन केस ऑफ एटमॉस्फेयर कार्बन इज मेनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ CO2 गैस। किस फॉर्म में, एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए, तो अगर आप एटमॉस्फेयर में प्रतिशत निकालना चाहते हो कि कार्बन कितनी प्रतिशत में रहा होगा, तो ज़्यादातर हम क्या चेक करते हैं कि उस एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा एग्जिस्ट कर पा रही है। और आपको ऑलरेडी पता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, 0.03। तो कह सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ CO2 विच इज नियरली 0.03% बाई वॉल्यूम। गैस की क्या होती है, वॉल्यूम। 0.03% बाई वॉल्यूम प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर मान लो अब की बार एटमॉस्फेयर कितने मान लेता हूं आपका 100 ml का है, पिछली बार जो है वो वजन लिया गया था मास की फॉर्म में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट की फॉर्म में। अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो गैस की क्या रही होगी, वॉल्यूम। अगर कोई चीज़ 100 ml की रही होगी तो उस 100 ml में से, पूरे 100 ml कंपोनेंट में से आपकी CO2 की मात्रा या कार्बन की जो मात्रा है वो मौजूद रही होगी उस एटमॉस्फेयर में कितनी, 0.03 ml के आसपास मौजूद रही होगी। तो अर्थ क्रस्ट में कह सकता हूं 0.02% रही होगी, और एटमॉस्फेयर में कितनी मौजूद रही होगी, 0.03% क्या रही होगी, मौजूद रही होगी। तो ये थे कार्बन की, क्यों हम कार्बन को पढ़ते हैं उसके कंपाउंड्स के साथ। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देना जरूरी था कि चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही क्यों रखा गया। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन आता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। अब वो जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज बॉन्ड इसलिए बनाती है ताकि उसकी ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर उसकी डबलेट कितने इलेक्ट्रॉन, 2 कह सकता हूं, क्या तो उसका अष्टक मतलब उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, या उसकी क्या कंप्लीट हो जाए, डबलेट। अब इस विधि के दौरान 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्या तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ऐसे बॉन्ड को अलग नाम से जाना जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है सामने वाले के साथ इलेक्ट्रॉन की क्या कर ले, साझा कर ले, शेयरिंग कर ले, तो इससे बनने वाले बॉन्ड को इस चैप्टर के अंदर अलग नाम से जाना जाएगा। तो हम देखते हैं कि कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन अपने बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन ताकि उसकी ऑक्टेट पूरी हो जाए, उसके लिए कार्बन किस प्रकार के बॉन्ड की फॉर्मेशन करना पसंद करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही ही आता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन सी विधि के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का आदान या प्रदान करता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो टॉपिक का नाम है कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट। 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट और एक आयनिक। तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं एक बार जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड होते क्या हैं, वैसे इनको डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे, और कोवलेंट बॉन्ड क्या है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। आयनिक बॉन्ड होता है द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट, ध्यान से, दैट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉन्डेड एटम टू अदर। क्यों,
in order to complete its octet और डबलेट, ज्यादातर ऑक्टेट ही होती है भाई, एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बना होगा, ऐसे बॉन्ड को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? आयनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, आर कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ये आगे डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये, अब कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हुआ होगा तो एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो तीसरा पॉइंट आता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड वन स्पीसीज, और वो वन स्पीसीज क्या होगी? मेटल। एक तो क्या होगी? मेटल। वन स्पीसीज लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, एंड अदर स्पीसीज जो क्या रही होगी? नॉन मेटल, गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइन एंड एनाइन, और क्या बना लेंगी? कैटाइन और एनाइन। मेटल तो कैटाइन बनाएगी और नॉन मेटल क्या बनाएगी? एनाइन। तो कह सकता हूं इस आधार पे आपके कौन से बॉन्ड बनाए जा सकते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। कोई पूछे आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, तो मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड कह सकता हूं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो हम ये देखेंगे इस सेक्शन में, फिलहाल बचा हुआ जो सेक्शन है वो आगे करेंगे कि क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाया, आयनिक भी तो बना सकता था। तो अब ये पूरा जो कंसेप्ट है ये किसके ऊपर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? कार्बन के ऊपर। अगर मान लो कार्बन ऐसा कर सकता तो कार्बन के साथ क्या होता, और नहीं किया तो उसके पीछे क्या कारण है कि कार्बन ने आयनिक बॉन्ड नहीं बनाया, सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनाया? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का सेक्शन सेपरेटली आगे पढ़ेंगे। अब फिलहाल ये बता देता हूं कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता। ध्यान से सुनना है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये है इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम। कार्बन do not have tendency to form ionic bond। ध्यान से सुनना है क्यों? बिकॉज कार्बन कंटेन फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सही है। अब मान लेता हूं भाई, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये क्या बना सकता था? ऑक्टेट या डबलेट। देखो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, छोड़ने का मतलब लॉस कर दे, और लॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गए? गायब। अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन गायब कर दे तो आप देख सकते हो इसकी क्या कंप्लीट हो गई? डबलेट। तो इसके पास पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और अपनी डबलेट पूरी कर दे। कोई भी स्पीशीज जब अपनी ऑक्टेट या डबलेट पूरी कर लेती है तो आसानी से क्या हो सकती है? स्टेबल। तो इसके पास पहली संभावना है कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? छोड़ दे। अब देखते हैं ये छोड़ पाता है या नहीं। तो केस फर्स्ट, in order to complete its doublet, carbon have possibility to lose 4 electron एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी उतना ही, उस पीछे भी बताया था
इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही स्पीसीज पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन करते ही नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी उतना ही उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C4 पॉजिटिव कैटाइन, कैटाइनिक स्पीसीज। अगर 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो उसने अपने ऊपर कितना चार्ज एक्वायर कर लिया, 4। तो कैसी स्पीसीज बना दी, C4। अब पढ़ने पे ये पाया गया कि जो C4 स्पीसीज होती है वो स्टेबल नहीं होती। क्यों जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिएगी, एनर्जी। सही है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, आपकी कार्बन की बात करता हूं तो जितने आपका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन। सही है। अब कार्बन की बात की जाए, ये रहा आपका कार्बन की स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। सही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, बाहर वाले में कितने रहे होंगे, 4। सही है। इनकी बातें कर लेता हूं। अब देखो, आपने कहा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो आपका जो प्रोटॉन होता है, कार्बन की साइज क्या होती है, छोटी। अब आपकी जो प्रोटॉन का जो चार्ज है, जो पॉजिटिव रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। कार्बन की एक तो साइज छोटी है, दूसरा उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो भी क्या है, कम। अब आपको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करोगे तो सीधे 4 कभी नहीं निकलते, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकला होगा। देखो, अगर जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो C+ आया होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला होगा C2+, फिर क्या आया होगा, C3+, फिर क्या आया होगा, C4+। देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर हमेशा स्पीसीज का क्या रहता है, सेम। अभी भी एटॉमिक नंबर इसका कितना रहा होगा, 6। तो प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितनी रही होगी, 6। इलेक्ट्रॉन 6 में से 1 घट गया, कितने हो गए, 5। इधर देखो 6 इलेक्ट्रॉन कितने, 4। 6 इलेक्ट्रॉन कितने, 3। 6 इलेक्ट्रॉन कितने, 2। अब देखो ध्यान से, मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या कहता है, 6 पॉजिटिव हैं, 5 क्या है, नेगेटिव। तो पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा, मतलब कह सकता हूँ लगभग थोड़ी सी अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा रही होगी। इधर देखो 6 प्रोटॉन हैं, 6 पॉजिटिव स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा। पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव क्या है, कम। इसका मतलब पकड़ के रखेगा ढंग से, इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं करने देगा, जाने नहीं देगा। देखो 5 में ही नहीं जाने दिया, 4 में देखो 6 प्रोटॉन और 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे आप चार्ज निकालने की कोशिश कर रहे हो, अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देगा। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। इसका मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा। चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा। अब उस इलेक्ट्रॉन को छुड़वाने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिएगी, ज़्यादा। और इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी C4 पॉजिटिव आयन के पास नहीं हो पाती, इसीलिए कौन सी आयन एग्जिस्ट नहीं कर पाती, C4 पॉजिटिव आयन। तो क्या लिख सकता हूं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the hold of nucleus over electron increases and is much difficult to remove the electrons, and for this process, इस प्रोसेस के लिए, and for this process a large amount of, and for this process, ये है important, and for this process a large amount of energy is required। भाई न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गया, इसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या चाहिएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिएगी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to form C4 पॉजिटिव आयन, और ये एनर्जी इसके पास है नहीं। दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is not present in the system। ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में मौजूद नहीं होती, एंड हेंस फॉर्मेशन ऑफ C4 पॉजिटिव आयन डज नॉट एग्जिस्ट। भाई इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिएगी,
क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को तोड़वाना है और इतनी एनर्जी सिस्टम के पास नहीं होती, इसीलिए कौन सी आयन नहीं बन सकती इलेक्ट्रॉन छोड़ के? C4 पॉजिटिव। तो मतलब कैटाइन बनने की तो संभावना इस तरीके से क्या हो गई? खत्म। दूसरा, एनाइन क्यों नहीं बनी? एनाइन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? ऐड। तो फिर से वही, कार्बन कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं फिर से, K सेल, L सेल। कंसेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना, स्टेटमेंट्स को रट्टा नहीं मारना। तो 2 और 4, अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, 4 इसके पास ऑलरेडी है। आपको पता है ये भी ही इलेक्ट्रॉन है और आप भी क्या लेके आओगे? इलेक्ट्रॉन। कह सकता हूं वो भी कितने? 4। ये नेगेटिव और ये भी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और इधर से भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, नेगेटिव 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 एक दूसरे को क्या करते हुए नजर आएंगे? रिपेल करते हुए नजर आएंगे, मतलब पास आने ही नहीं देंगे। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 4 ऐड किए जाए, भाई एक ही नहीं आने में दिक्कत कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, आप तो 4 लाने की बात कर रहे हो। इसका मतलब जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जब भी केमिस्ट्री में जबरदस्ती की जाए तो एनर्जी देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। अब 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, जबरदस्त ऐड करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिएगी? ज़्यादा। अब ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, इतनी एनर्जी फिर से सिस्टम के पास मौजूद नहीं है, इसीलिए अब की बार भी कौन सी आयन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी? C4 नेगेटिव आयन। तो इस प्रोसेस के अंदर, इन दिस प्रोसेस, it is much difficult to add electron in order to complete its octet, because there is strong electron repulsion. There is strong electron repulsion take place. अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को रोकने के लिए भी एनर्जी क्या चाहिएगी? ज़्यादा, और इतनी एनर्जी इसके पास है नहीं। एंड हेंस in order to overcome this strong electron repulsion, large amount of energy is required. Large amount of energy is required, which is not present in the system. इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी सिस्टम में नहीं मौजूद होती। एंड हेंस फॉर्मेशन ऑफ C4 माइनस आयन डू नॉट एग्जिस्ट। और इसीलिए C4 आयन की फॉर्मेशन भी क्या नहीं कर पाती? एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो ना तो कैटाइन बन सकती, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए अपनी डबलेट पूरी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ना ही एनाइन बन पाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। उनके रिपल्शन से बचने के लिए भी एनर्जी चाहिएगी, और इतनी एनर्जी फिर से सिस्टम के पास क्या नहीं होती? मौजूद। इसीलिए कार्बन क्या नहीं बना सकता? आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो छोटा सा हेंस, ड्यू टू these reasons, carbon do not form ionic bonds. क्यों? ना तो C4 पॉजिटिव आयन क्या कर पाती? एग्जिस्ट, और ना ही C4 माइनस आयन क्या कर पाती? एग्जिस्ट। इस वजह से जब एग्जिस्ट ही नहीं हो पा रही, बनाएगा किसके साथ? तो कह सकता हूँ इस आधार पे कार्बन क्या नहीं बना सकता? आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो बाकी कल करेंगे डेट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना रहे, कितने प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड रहे होंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो सेक्शन को ख़त्म करने से पहले आपके लिए हंसी गुदगुदाने के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ।
सवाल ये है कि आपकी जो अरेंज मैरिज है और जो लव मैरिज है उसमें तलाक में क्या डिफरेंस होता है। कभी कोई व्यक्ति तलाक लेता है तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना है सवाल। अरेंज मैरिज में तलाक कम क्यों होते हैं? जवाब, जो अपनी मर्जी से शादी तक न कर पाए वो तलाक क्या खाक लेगा। तो जी ये अरेंज मैरिज की कहानी है कि भाई सीधी सी बात है, अरेंज मैरिज में आपने क्या कहा भाई, शादी अपनी मर्जी से नहीं कर पाया तो तलाक क्या खाक लेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें बेहद पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो सेक्शन के साथ कि कार्बन कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी आपसे विदा चाहेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं सेक्शन में।